Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 13th of December 2020. 13 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक द वीडियो। पता नहीं आप लोग कितने चिकने घड़े हैं कि आपको इतना कहने के बाद भी कि 1 लाइक है, यू डोंट लाइक द वीडियो। कि कंटेंट, मुझे नहीं लगता कि कंटेंट आपको कम प्रोवाइड कर रहा हूँ या कंटेंट आपको अच्छा नहीं प्रोवाइड हो रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी कि किसी के अंदर अगर जगती है तो ही विल स्टार्ट लाइकिंग और ही विल स्टार्ट शेयरिंग द वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चंस। पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करना है। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है गिविंग ब्राइब टू पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रायर सैंक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड बिफोर एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस कमिटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी टैंक मिसाइल्स इन इंडिया। एंटी टैंक मिसाइल्स इंडिया में कौन कौन सी हैं, इनमें से आपको चुनना है। फर्स्ट इज अस्त्रा, सेकंड इज नाग मिसाइल, थर्ड इज SANT संत मिसाइल। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी एंटी टैंक मिसाइल्स हैं। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स, PEB, द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स आर रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स रिलीज करता है। दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को। अब मैं एक साथ आपको आंसर्स बता देता हूं। पहले सवाल का जो आंसर है वो है बोथ। पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर आप पब्लिक सर्वेंट को घूस देते हो यानी कि ब्राइवरी देते हो तो वो भी एक ऑफेंस है। और दूसरा ये कि आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, ये भी सही है। दूसरा जो सवाल है कि इनमें से कौन कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, तो इसमें नाग मिसाइल जो है वो भी एंटी टैंक मिसाइल, और SANT यानी कि संत मिसाइल जो है वो भी एंटी टैंक मिसाइल है ना। तो SANT क्या है, ये स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको याद रखिएगा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। तो 2 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। तीसरा सवाल था द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स कौन रिलीज करता है, तो द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिलीज करता है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपका रिलीज करता है पॉवर्टी एंड द इक्विटी ब्रीफ। तो ये क्वेश्चंस हो गए, आगे मूव करते हैं। आज संडे का दिन है तो मैंने आज मैप की एक्सरसाइज और कोट दोनों ही नहीं लिए आपके लिए, क्योंकि ठीक है संडे है, कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहिए, ठीक है। तो आज मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। बहुत ही प्यारा न्यूज़ आइटम आता है जो संडे को एक्सप्लेनर आते हैं, दे आर द बेस्ट थिंग्स इन द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में रोज आता है एक्सप्लेन सेक्शन, लेकिन संडे के दिन हिंदू में आता है एक्सप्लेनर। बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनर आया है। पहला जो आज हम एक्सप्लेनर यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है शिफ्टिंग द रोहिंग्यास टू भाषण 4। तो रोहिंग्यास को भाषण 4 आइलैंड में शिफ्ट किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन होगा। सबसे पहली चीज तो आपको रोहिंग्यास के बारे में पता होना चाहिए कि रोहिंग्यास क्या है। रोहिंग्यास एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, दे आर अ परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, दे आर परसिक्यूटेड मुस्लिम माइनॉरिटी जो बेसिकली रहते थे म्यांमार वाले रीजन में। अब म्यांमार जो है वो थोड़ा बुद्धिस्ट है, यहाँ बुद्धिज्म के लोग ज़्यादा हैं, और जो मुस्लिम आइडेंटिटी के लोग थे ये बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि मतलब कि देवर इन द माइनॉरिटी। वहाँ पे इनका परसिक्यूशन शुरू हुआ, दे वर बीइंग परसिक्यूटेड देयर एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड फ्लीइंग फ्रॉम दैट रीजन, मतलब म्यांमार से भागने लगे। और बांग्लादेश, इंडिया, इधर उधर अलग अलग जगहों पे ये स्ट्रैंडेड, दे वर स्ट्रैंडेड एट दीज लोकेशंस। फिर इनको काफ़ी प्रेशर मिला बांग्लादेश को भी कि ठीक है आप रिफ्यूजीज को लो और उनको रिहेबिलिटेट करो, है ना। बांग्लादेश बीइंग इस्लामिक नेशन, तो वहाँ पे ऐसा कहा गया कि आप इनको लो, आप इनको सेटल करो। एंड अब अपने जो प्राइमरी रीजन्स हैं वहां पर तो वो सेटल कर नहीं रहा। उसने क्या किया है कि रोहिंग्यास को सेटल करने के लिए एक भाषण 4 नाम का आइलैंड डिसाइड कर लिया है। भाषण 4 आइलैंड में दिक्कत क्या है कि उसको सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने उसको सेफ हैबिटेट के रूप में डिक्लेयर नहीं किया है। तो ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है कि भाषण 4 आइलैंड जो है आप वहां पर इनको क्यों भेज रहे हो।
बट अभी रिसेंटली क्या किया बांग्लादेश ने, 1600 लगभग रिफ्यूजीज थे जिनको कि भाषण 4 में ले जाकर के वहां पे सेटल कराया। वहां पर भी उनकी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, वहां पे भी उन्होंने घर बनाकर रखे हुए हैं, उन्हीं घरों में इनको सेटल किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक मैप दिखा, तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में ये चिट्टगांग वाला रीजन है, चिट्टगांग जो लास्ट उनका सदर्न मोस्ट प्रोविंस है, चिट्टगांग वाला रीजन। और यहाँ पर ये छोटा सा भाषण 4 है। और ये देखो कॉक्स बाजार वाला रीजन, चिट्टगांग में कॉक्स बाजार का रीजन आता है। तो उन्होंने भाषण 4 को सेलेक्ट किया है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द रोहिंग्यास। तो आप ये मैप देख पा रहे हैं क्या? यू कैन सी द मैप नाउ, है ना। तो यहाँ भी ये मैप देख लो कि बांग्लादेश है आपका। बांग्लादेश में जो सदर्न वाला पोर्शन है वहां पे चिट्टगांग है, एंड वहां पे कॉक्स बाजार, उसका सदर्न रीजन कॉक्स बाजार भी है। और यहाँ पे भाषण 4 जो है साइड में देखो भाषण 4 है जो कि आइलैंड ग्रुप है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको ना, भाषण 4 जो है इसको याद रखना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि इनको परसिक्यूट कर रहे थे उस समय। एक और रीजन बताता हूँ। एक्चुअली वहाँ पे जो म्यांमारीज थे उनका ये कहना था कि जो ये रोहिंग्याज हैं दे वर रेपिंग द, वहाँ की जो बुद्धिस्ट म्यांमार विमेन है उनको रेप करते थे ना। पहले उन्होंने ये एलिगेशंस लगाना शुरू किए, उसके बाद उन्होंने उनका परसिक्यूशन शुरू किया। बीइंग माइनॉरिटी कम्युनिटी उनका परसिक्यूशन वहाँ पे स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि क्या भाषण 4 सेफ है या नहीं है। तो अगर आपको देखना है कि भाषण 4 सेफ है कि नहीं, तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि भाषण 4 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसका फॉर्मेशन हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ द सिल्ट से। द भाषण 4 आइलैंड ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट, जो कि लाया जाता था कौन सी रिवर के थ्रू? मेघना रिवर के थ्रू, विच मीट्स द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारे रिच एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेकर के आती थी, वहां पे सिल्ट के डिपोजिशन से ये भाषण 4 आइलैंड बना है, ठीक है ना। तो इनको 4 लैंड्स कहा जाता था। दीज आर नोन एज 4 लैंड्स। दीज आर द कॉमन फीचर ऑफ द मेघना एंड पद्मा रिवर सिस्टम। मेघना पद्मा रिवर सिस्टम का कॉमन फीचर है 4 आइलैंड, 4 लैंड्स, ठीक है ना। इसलिए इनको भाषण 4 बोला जाता है, ठीक है ना। भाषण 4 इज सराउंडेड बाय मैनग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पे आसपास मैनग्रोव फॉरेस्ट है, तो थोड़ा सा इस रीजन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैनग्रोव जो है उस रीजन को थोड़ा सा जियोग्राफिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे बांग्लादेश को लगा कि भैया ये तो टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है, तो गवर्नमेंट ने भाषण 4 को एक प्रोटेक्टेड साइट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया 2013 में। ओके, तो बांग्लादेश डिक्लेयर्ड दिस एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड इन 2013, ठीक है ना, 2013। और ये लगभग 2.5 घंटे की दूरी पे है कॉक्स बाजार से। मैंने आपको कॉक्स बाजार दिखाया ना चिट्टगांग वाले रीजन में नीचे, तो वहां से ये 2.5 घंटे की दूरी पे है। नाउ द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द 4 लैंड्स बीइंग अनसेफ इज दैट, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि 4 लैंड्स जो हैं ये सेफ नहीं है, वो सॉरी वो ये है कि दीज आर अनस्टेबल, सिल्ट के फॉर्मेशन से बने हैं, देयरफॉर दे आर अनस्टेबल एंड दे आर फ्लड प्रोन। हर साल वहां पे फ्लड आता है, प्लस वहां पे साइक्लोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। द फियर ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी इज ऑल्सो देयर। तो कौन कौन से रीजन है कि 4 आइलैंड्स, ये जो 4 लैंड्स है सेफ नहीं है? द रीजंस आर, फर्स्ट इज दैट कि दे आर अनस्टेबल, दे आर फ्लड प्रोन, थर्ड दे आर साइक्लोन प्रोन एंड मतलब हर साल ही साइक्लोन वहां पे आते हैं। तो ऐसे में आप किस तरीके से वहां पर एक पूरी कम्युनिटी को बसाने का सोच रहे हो? द रीजन विच इज सो अनस्टेबल, द रीजन विच इज सो फ्लड प्रोन, विच इज सो डिजास्टर प्रोन, आप वहां पे क्यों उनको बसा रहे हो? नाउ अब कहाँ बसाएंगे, ठीक है ना। बांग्लादेश का ये कहना है कि जो वहाँ पे काटू पलोंग वाला रीजन है, बांग्लादेश के अंदर काटू पलोंग रीजन भी है, वहाँ पे सारे रिफ्यूजीज, ये बांग्लादेश में जो रिफ्यूजीज हैं आपके रोहिंग्याज, दे आर इन द काटू पलोंग रीजन। तो बांग्लादेश का ये कहना है कि हम पूरे की पूरी पॉपुलेशन को वहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे। वी विल नॉट शिफ्ट द इंटायर रोहिंग्या पॉपुलेशन इन द भाषण 4, रादर व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल डीकंजेस्ट द काटू पलोंग रीजन। उनका मेन एम है कि जो काटू पलोंग में इतने सारे जो रेफ्यूजीज हो गए हैं वहां पे डीकंजेस्ट करना है, क्योंकि उस रीजन पे भी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो काटू पलोंग रीजन पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए थोड़ी बहुत जो पॉपुलेशन है रोहिंग्यास की उसको शिफ्ट किया जाएगा टू द भाषण 4। एंड इससे होगा कि काटू पलोंग जो रीजन है वो आपका थोड़ा डीकंजेस्ट होगा। दिस इज व्हाट दे वांट। अब ह्यूमन राइट्स की जो एजेंसीज हैं वो अपसेट क्यों हैं? देखो, ह्यूमन राइट्स की एजेंसीज तो हर चीज से अपसेट हो जाती है। पहली चीज तो ये कि उनका काम ये, वो रिश्ते में वो फूफा नहीं होते जो कि हर चीज में नाराज हो जाएंगे, तो ये रिश्ते में फूफा है। ह्यूमन राइट्स कम्युनिटीज जो है वो फूफा है, समझ लो, पूरे देश के।
और वो क्या होता है, हर चीज में उनको दिक्कत रहती है। तो यही चीज वहां यहाँ पे भी हो रही है कि ह्यूमन राइट्स कम्युनिटीज जो है वो अपना मुंह फुला करके बैठी हुई कि भाई देखो वो यूनाइटेड नेशंस ने अभी कसम नहीं खाई है कि ये अच्छा है, और जब तक यूनाइटेड नेशन कुछ ना बोले तब तक तो ये हिलते नहीं है। तो इनको कहना कि यूनाइटेड नेशन नहीं बोल रहा है कि वो सेफ है तो हम कैसे मान लें कि वो सेफ, मतलब हमारा खुद का दिमाग तो है नहीं, यूनाइटेड नेशन बताएगा तो हम जानेंगे, पहली चीज ये, ठीक है ना, दैट इज अ थिंग। एंड मैंने जो बताया आपको कि डिप्लोमेटिक सोर्सेज का ये कहना है कि ढाका जो है इट इज नॉट प्लानिंग टू रिलोकेट द एंटायर रिफ्यूजी पॉपुलेशन, रादर व्हाट इज डूइंग इज दैट काटुपलोंग में थोड़ा कंजेशन को कम करने का इनका एम है। तो दिस इज द होल इशू, आई होप यू विल रिमेंबर दिस भाषण 4 एंड द एंटायर इशू ऑफ द रोहिंग्याज। एंड अच्छा आर्टिकल था एंड चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगला जो आर्टिकल है वो है द फेसबुक फ्यूड। अब यहाँ पे नॉर्मल छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक के ऊपर एक एंटी ट्रस्ट वो चल रहा है, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें उनको ये कहा गया है कि फेसबुक क्या कर रहा है कि फेसबुक इज एलिमिनेटिंग इट्स कंपटीशन बाय बाइंग देम। फेसबुक इज एलिमिनेटिंग इट्स कंपटीशन बाय बाइंग द कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि फेसबुक का ये कहना है कि कंपीट तो कर नहीं सकते तो एक काम करते हैं खरीद लेते हैं, है ना। जैसे वही वाली बात है कि जैसे वायरस कौन सी 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम क्या करता है, टॉप करने के लिए सोचा कि यार इसको पीछे तो नहीं कर सकते, तो उनको अलग अलग मैगजीन प्रोवाइड कर दी, भाई ये ले लो वो ले लो, ये सब, तो बाकी बच्चे वो सब देखने लगे, है ना। तो वही काम यहाँ पर फेसबुक कर रहा है कि उनको लगा कि भाई व्हाट्सएप बढ़ रहा है, क्या करें, तो यार उसको थोड़ा बहुत पैसा दे करके खरीद लो, है ना, ज्यादा पैसा दे दो। इधर से आपका इंस्टाग्राम बढ़ रहा था तो इंस्टाग्राम को खरीद लिया। तो बेसिकली इशू वही है, इंस्टाग्राम एक फोटो टूल है, ऐप है, और आपका ये व्हाट्सएप जो है उसको उसने खरीद लिया। तो यहां पर इनके अगेंस्ट काफी ज्यादा इनको बिग टेक कहा जाता है। दिस कम्स इन द वेक ऑफ, इसको बिग टेक और एंटी ट्रस्ट चार्जेस इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर। इसके अलावा गूगल के क्या किया, सर्च को पूरा खरीद लिया है। कैसे, जैसे आप देखें कोई भी मोबाइल अगर आप खरीदें तो गूगल पे, गूगल सर्च, ये सब ऑटोमेटिक में है ना। एंड्रॉइड के साथ उन काफी फोन में ऐसा होता है, एप्पल में स्पेशली ऐसा होता है। तो यही चीज उनका ये कहना है कि जो ये एक एक्टिविटी है कि आप सामने वाले को चुनने नहीं दे रहे हो ना भाई, सामने वाला। अब लेकिन आप और मैं इतने मूर्ख तो नहीं है ना कि बिंग और याहू इंस्टॉल करेंगे, तो ठीक है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटर्स को बढ़ावा देने वाली बात है। ये दूसरे जो चाहते हैं कि कॉम्पिटिटर्स को बढ़ावा मिले, वो चाहते हैं कि नहीं, पहले से आप प्री इंस्टॉल मत करो, लोगों को इंस्टॉल करने दो, लेट द पीपल डिसाइड, है ना। अब यहां पर देखो कौन कौन से बेसिकली एक्ट्स को इन्वोक किया गया है। द लॉ सूट्स हैव इन्वोक्ड द शेरमैन एक्ट ऑफ 1890। तो यहाँ पे शेरमैन एक्ट है 1890 का, एंड दूसरा है क्लेटन एक्ट ऑफ 1914। क्लेटन एक्ट 1914 का है, तो शेरमैन एक्ट 1890 का है और क्लेटन एक्ट 1914 का है। सेक्शन 2 जो शेरमैन एक्ट का है वो बोलता है इट इज अनलॉफुल फॉर अ कंपनी टू अचीव मोनोपोली पावर और कीप सच पावर वाया मीन्स दैट आर एंटी कॉम्पिटिशन। शेरमैन एक्ट जो है 1890 का, उसका सेक्शन 2 बोलता है कि एक कंपनी अगर मोनोपोली स्टैब्लिश कर रही है बाय यूजिंग एंटी कॉम्पिटिटिव मींस, देन दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल फॉर देम। तो शेरमैन एक्ट ये कहता है, ठीक है ना। इसके अलावा सेक्शन 7 ऑफ द क्लेटन एक्ट जो है इट सीक्स टू प्रिवेंट मर्जर्स ऑफ कंपनीज दैट विल लेसन द कॉम्पिटिशन और लीड टू मोनोपोली। तो सेक्शन 7 ऑफ द क्लेटन एक्ट जो है वो ये कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी मर्जर, ऐसा मर्जर नहीं होना चाहिए जिससे कि कंपटीशन कम हो और मोनोपोली स्टैब्लिश हो। तो दीज आर द 2 एक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर, शेरमैन एक्ट ऑफ 1890 एंड क्लेटन एक्ट ऑफ 1914। ओके तो शेरमैन एक्ट 1890 का और क्लेटन एक्ट 1914 का जो है वो बेसिकली आपका ये एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स को रोकते हैं। इन दोनों को मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखना है ना, इन दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा जो लॉ सूट है उसमें यही कहा जा रहा है कि अब क्या करना चाहिए, फेसबुक को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों को सेल करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस जो जिसने पीआईएल की है उसका ये कहना है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचो। तो मतलब आप लोग को भी अगर इंटरेस्ट हो खरीदने में तो बिल्कुल खरीदने के लिए आप बोली लगा लीजिएगा। अगर आप में से कोई खरीदना चाहे फेसबुक तो दे आर गोइंग टू सेल सून, है ना। ना यहां पे एक और एक्ट का नाम आता है जिसको हार्ट-स्कॉट-रोडिनो एक्ट बोलते हैं। तीसरा एक्ट है, मैंने आपको पहला बताया शेरमैन एक्ट, दूसरा बताया क्लेटन एक्ट, तीसरा है हार्ट-स्कॉट-रोडिनो एक्ट विच रिक्वायर कंपनीज टू फाइल प्री मर्जर नोटिफिकेशन।
जिसमें कि प्री मर्जर नोटिफिकेशन फाइल करना पड़ता है, हार्ट स्कॉट रोडिनो एक्ट, याद रखिएगा हार्ट स्कॉट रोडिनो एक्ट, और इसमें प्री मर्जर नोटिफिकेशन आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आपके मर्जर से कहीं कंपटीशन तो कम नहीं हो रहा, कहीं ऐसी चीजें तो नहीं हो रही। सो दैट इज द थिंग विच इज इन न्यूज। आई होप यू विल रिमेंबर दिस न्यूज आइटम। अगली जो न्यूज है वो है अ टर्न अराउंड इन जम्मू कश्मीर ऑन द रोशनी एक्ट। अब बीच में मैंने आपको रोशनी एक्ट के बारे में बताया था। पहली चीज तो आपको फैक्ट बेसिक याद रखिएगा कि रोशनी एक्ट कौन से स्टेट के लिए है। सबसे पहला चीज आपको याद रखना कि रोशनी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है ना, याद रहेगा कि नहीं आपको याद रहेगा, जम्मू कश्मीर के लिए है रोशनी एक्ट। अब हुआ क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में 2001 के टाइम पे फारूक अब्दुल्ला की जब गवर्नमेंट थी तब उन्होंने रोशनी एक्ट इन्वोक किया था। क्यों किया था? उनको उस समय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाने थे जम्मू कश्मीर रीजन में, जिसके लिए उनको 25,000 करोड़ की जरूरत थी। 25,000 करोड़ की जरूरत थी फॉर बिल्डिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। उसने क्या किया कि जैसे लैंड के जो कर्नल्स है, कर्नल मतलब यूनिट, लैंड कैनाल्स, सॉरी कैनाल्स बोलते हैं, यूनिट होती KANAL, लैंड कैनाल यूनिट थी। उन्होंने लैंड कैनाल यूनिट्स बनाई और कहा कि भाई इसको लोग खरीदेंगे, और जब लोग खरीदेंगे तो अपन को पैसा जो मिलेगा उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे, ठीक है ना। तो उनका मेन एम क्या था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। 25,000 करोड़ की जरूरत थी। उन्होंने लैंड कैनाल्स लिए, लगभग 2.5 लाख एकड़ का लैंड कैनाल एरिया था जिसको अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा गया, और वो जो 2.5 लाख एकड़ का एरिया है वो अलग अलग लोगों को दिया गया, एंड उससे जो पैसा मिलेगा उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने का उन्होंने सोचा। अब कैग ने क्या किया, जब कैग ने इसका ऑडिट किया और सब कुछ देखा तो उन्होंने देखा कि भाई जिस यूनिट से 194 करोड़ मिलना चाहिए वहां से केवल 22 करोड़ मिल रहे हैं। मतलब कि बहुत ही कम दामों पे, बहुत ही पेनी वाली प्राइसेस पे फिर ये लैंड्स खरीदे गए और बेचे गए। तो यहाँ पे इसको जो कैग है उसने कहा कि ये 25,000 करोड़ का स्कैम है, दिस इज 25,000 करोड़ स्कैम। एक्चुअली कैग की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के रोशनी एक्ट आपको समझ में आ गया ना, आया क्यों था, रीजन क्या था, हुआ क्या, एंड उसके बाद कैग ने ऑडिट जब किया तो उन्होंने देखा कि जिस यूनिट से 200 करोड़ मिलने चाहिए उससे 22 करोड़ मिल रहे हैं, जिस यूनिट से 400 करोड़ मिलने चाहिए उससे केवल 50 करोड़ मिल रहे हैं। तो हर यूनिट पे उनको लॉस हो रहा है, दे आर गेटिंग लॉस एट एवरी यूनिट, और बहुत कम कम दामों पे ये लैंड यूनिट्स यानी कि जो कैनाल की यूनिट है वो बेची गई। देयरफॉर दे पॉइंटेड इट एज अ 25,000 करोड़ स्कैम। अब इसके बाद हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया तो उन्होंने कहा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल एंड वॉइड है। फिर अभी बीच में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, नल एंड वॉइड किया था, देयरफॉर जितने भी लोगों ने लैंड यूनिट्स ली हैं हम उन सब से ये यूनिट्स वापस ले लेंगे, वी विल टेक बैक द यूनिट्स फ्रॉम देम। तो अब हुआ क्या, अब आज 4 दिसंबर को भी, इस महीने की 4 दिसंबर को गवर्नमेंट ने दोबारा हाई कोर्ट को बोला है कि भाई आप अपना थोड़ा फैसला सोचो समझो। क्यों अब बोला गवर्नमेंट? देखो आप लोग ब्लेम जरूर करते हो गवर्नमेंट को, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी कभी ना कभी ठीक डिसीजन लेती है। जैसे शुरुआत में गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम लैंड ले लेंगे, तो काफी लोग ने हो हल्ला किया कि भाई ये गवर्नमेंट जो है वो एंटी पीपल है, एंटी ये है, एंटी वो है। पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने खुद बोला ये चीज कि आप हाई कोर्ट को बोला है, देखो इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। हाई कोर्ट ने अगर डिसीजन लिया है, आप खुद सोचो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर डिसीजन लेंगे तो दे हैव टू एक्ट, दे विल हैव टू एक्ट ऑन दैट, है ना। तो उनका ये कहना है कि नाउ प्लीज थिंक ऑफ योर डिसीजन वंस अगेन। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे कॉमन पीपल भी हैं जिन्होंने लैंड लिया है। क्या हुआ उसमें, एक और चीज मैं आपको बता दूं जो उसमें आज नहीं लिखी है। हुआ ये था कि जब लैंड कैनाल्स बिक रहे थे तो बहुत सारे आईएएस थे अपनी वाइफ्स के नाम पे, अपने वाइफ के भाई के नाम पे, वाइफ के भाई के वाइफ के नाम पे, ऐसे ऐसे नामों पे उन्होंने लैंड, खूब सारे लैंड खरीद लिए। मतलब वही जो कॉमन जो तरीके होते हैं, करप्शन के मीन्स होते हैं, दे स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज थिंग्स एज वेल। लेकिन आटे के साथ घुन भी पिस रहा है। हो क्या रहा है कि आटे के साथ घुन कैसे पिस रहा है कि जो कॉमन मैन था उसने भी तो लैंड लिया था। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन मैन जिन्होंने वाकई में अपनी जेन्युइन सेविंग से लैंड लिया था, उनको लगा होगा भाई सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, खरीद लो, तो उनके लैंड भी चले जाएंगे, है ना। दिस इज व्हाई द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट कि आप प्लीज लुक अराउंड करो। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या बोलता है। अगला जो आर्टिकल है वो है हाउ टू यूज कैमरा ट्रैप्स मोर एथिकली इन द वाइल्ड लाइफ रिसर्च। अब वाइल्ड लाइफ रिसर्च में कैमरा ट्रैप्स का यूज एथिकली यूज किया जाए। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वाइल्ड लाइफ में कैमरे का यूज करना, तो एथिकल और अनएथिकल का कहां से कंसेप्ट आता है। होता क्या है कि बहुत सारे कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं। जब वाइल्ड लाइफ रिसर्च होती है तो 1-2 कैमरे नहीं लगते, बहुत सारा, लगभग पूरे वाइल्ड लाइफ रीजन को ही कैमरे से कवर कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि कैमरे में केवल जानवर नहीं आ रहे हैं, जो बड़े जानवर हैं यानी कि आदमी, जो इंसान है, वो भी उसके अंदर आ रहे हैं, है ना। तो छोटे मोटे जानवर तो आ ही रहे हैं, उसमें जो बड़े वाले जानवर है ना, सबसे बड़े जानवर, सबसे हिंसक जानवर जो है, ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल्सो कमिंग इन दिस कैमरा ट्रैप्स। अब
बाकी जानवरों को तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जब बड़े जानवर आते हैं तो उनको फर्क पड़ता है कि भाई हमें कैमरे में देख लोगे, हम जंगल में क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये जो जंगल में मंगल वाली बात है, जंगल में मंगल जो कर रहे हैं, तो इसको कैमरे में ट्रैप कर लिया जाता है। एंड देयरफॉर दे आर नॉट हैप्पी कि भाई ये तो गलत चीज है, ऐसे कैसे आप कर रहे हो, हम चोरी कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, तो आप पकड़ लोगे ना फिर हमको। तो यहाँ पे एथिकल अनएथिकल वाला कंसेप्ट आ रहा है कि यहाँ पे उनको बिना मतलब आप बता के करो, चीटिंग मत करो। उनको इनका ये कहना कि बता के करो, इसीलिए ऑथर ने जो सोल्यूशन दिया वो ये कि भाई आप बता दो, वहां पे लिख दो कि दिस एरिया इज अंडर द सीसीटीवी सर्विलांस। उनका ये कहना है कि आप करो, आप देखो, लेकिन उसमें ये डाल दो एटलीस्ट कि दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, ताकि जितने भी ये बड़े जानवर हैं अगर ये पढ़ें कि अरे सीसीटीवी सर्विलांस तो कम से कम कोई गलत काम ना करें, एटलीस्ट ये डिटरेंस की तरह काम करे। तो दिस इज व्हाट दे वांट एंड दिस इज द सोल्यूशन आल्सो दैट हैज बीन गिवन, है ना। यही सोल्यूशन दिया है, हंसने की बात अलग है, लेकिन सोल्यूशन यही दिया हुआ है कि आप उनको बता के करो कि यहाँ सीसीटीवी सर्विलांस में है ये रीजन और जो भी है, तो ये एथिकल हो जाएगा फिर, है ना, कि कम से कम उनके नॉलेज में रहेगा, उनके कंसेंट से रहेगा। अगला जो न्यूज है वो है अ प्लेटफॉर्म डेवलप्ड फॉर डायग्नोसिंग द ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम यूरिन सैंपल्स। अब देखो क्या है कि एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया, आईआईटी ने डेवलप किया है कि यूरिन सैंपल्स का यूज करके आपके ट्यूबरकुलोसिस का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। होता क्या है कि अभी स्पूटम टेस्ट होता है। स्पूटम टेस्ट कैसे दिक्कत देता है, जब बहुत छोटा बच्चा हो तो वहां पे आप उस केस में स्पूटम निकालना बहुत दिक्कत वाली बात है, स्पूटम टेस्ट आप नहीं कर सकते। इसीलिए आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक टेक्निक निकाली है जिसमें वो बायो सेंसर्स और बायो मार्कर्स का यूज कर रहे हैं। किस बायो मार्कर का यूज कर रहे हैं? लैम का कर रहे हैं। लैम मतलब ग्लाइकोलिपिड लिपोअरेबिनोमैनिन का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ लेना यार, ये अगर पढ़ लेना तो मुझे बता देना क्या है ये। ग्लाइकोलिपिड लिपोअरेबिनोमैनिन, याद, हाँ यही सही है, लिपोअरेबिनोमैनिन। तो ग्लाइकोलिपिड लिपोअरेबिनोमैनिन इसका यूज किया जाता है, लैम का यूज किया जा रहा है। ये एक बायो इंडिकेटर है कि मतलब अगर ये यूरिन सैंपल में पाया गया तो इससे आप बता सकते हैं कि यहाँ किसी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया है विच कॉजेज द ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कई लोगों को यही लग रहा हो कि ये वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज है, नहीं वायरल नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, उसके थ्रू ये फैलता है। तो ये लैम जो है ये बायो सेंसर का काम करता है। अगर ये मिल जाएगा आपको यूरिन में तो आप बता सकते हैं किसी को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है या नहीं है, ठीक है। तो ये डेवलप किया है। अब कोरल्स ऑन फायर, अब यहाँ एक इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ होती है। देयर इज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ जिसको बोलते हैं पायरोप्टोसिस। याद रखेगा, अगर आपसे कोई पूछे, ये बस न्यूज मैंने सिर्फ पायरोप्टोसिस के लिए बताई है। पायरोप्टोसिस क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ। इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ क्या बोलते हैं? पायरोप्टोसिस, याद रखिएगा। एंड दिस इज मीडिएटेड बाय द प्रोटीन फैमिली गैसडर्मिन दैट फॉर्म पोर। तो गैसडर्मिन नाम का प्रोटीन फैमिली है, वहां से ये होती है इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ जिसको हम बोलते हैं पायरोप्टोसिस। याद रखिएगा, पायरोप्टोसिस इज दैट, है ना। पैंडेमिक का एक और इंपैक्ट बता देता हूं। पैंडेमिक का एक इंपैक्ट ये भी है कि इससे डिजिटाइजेशन बढ़ा है ना। जब आप कोविड-19 के ऊपर लिखने के लिए आएगा तो उससे डिजिटाइजेशन का बढ़ना भी डाल देना, ठीक है। नाउ वेस्टर्न सहारा ऑन एज आफ्टर इजराइल मोरक्को डील। अब कल मैंने आपको बताया था कि इस साल की चौथी कंट्री बन गई है मोरक्को, जिसने कि इजराइल के साथ पीसफुल रिलेशन सेटअप किए हैं। इस साल की चौथी कंट्री है विच हैज एस्टैब्लिश्ड अ फ्रेंडली रिलेशन और डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। मोरक्को बन गई है, ठीक है ना। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज थी? यूएई थी, बहरेन थी, सूडान थी, एंड नाउ मोरक्को इज हैविंग द फ्रेंड रिलेशन। दिस इज द फोर्थ कंट्री इन दिस ईयर। इस साल की चौथी कंट्री है यूएई, बहरेन, सूडान एंड आपका मोरक्को। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इजिप्ट के साथ भी है, जॉर्डन के साथ भी उनको डिप्लोमेटिक टाइज हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हुआ क्या कि मोरक्को को क्या मिला बदले में? देखो, मोरक्को को बदले में ये मिला कि उन्होंने वेस्टर्न सहारा में अपने अलावा एक रीजन के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी बताई थी, जो ये वाला रीजन है ना, जिसके यहाँ पे बर्म लिखा हुआ है, बर्म, है ना। तो यहाँ पे एसएडीआर बोलते हैं, सहारवी रीजन बोलते हैं, जिसको कि रूल करता है पोलिसारियो। ओके, पोलिसारियो रूल करता है। और आपका दूसरा जो रीजन है वेस्टर्न सहारा वाला रीजन, उसको मोरक्को कंट्रोल करता है, ऑक्यूपाइड बाय मोरक्को। तो इस जो मोरक्को वाला रीजन था, जो इलीगल ऑक्यूपेशन था एक तरीके से, उसको यूएसए ने बोला कि हाँ भाई तुम्हारा है, जाओ ले जाओ। तो यूएसए ने कह दिया कि हाँ अब तुम्हारा है। मतलब इजराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशन उन्होंने किया नहीं कि यूएस ने कह दिया कि हाँ भाई जो रबत है, यानी कि जो कैपिटल है मोरक्को की रबत,
उसका पूरा आपका वेस्टर्न सहारा वाला जो रीजन है उसके ऊपर उनका डिप्लोमेटिक ऑक्यूपेशन है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्चुअली में 1975 में मैड्रिड अकॉर्ड हुआ था। मैड्रिड अकॉर्ड 1975 में हुआ था मोरक्को और मॉरिटानिया के साथ। ओके, तो 1975 में मोरक्को और मॉरिटानिया के बीच में हुआ था मैड्रिड अकॉर्ड। स्पेन ने इसमें कहा था कि वी विल लीव द टेरिटरी विच वॉज कॉल्ड द स्पेनिश सहारा। तो इस रीजन को स्पेनिश सहारा बोलते थे, बट मैड्रिड अकॉर्ड से आपका स्पेन ने कहा था 1975 में कि ठीक है, हम ये जो आपका रीजन है स्पेनिश सहारा का, इसको छोड़ देंगे। तो अब ये केवल सहारा रीजन बचेगा, स्पेनिश तो हट गए तो केवल सहारा रीजन बच गया। अब उसके ऊपर जैसे ही गए तो मॉरिटानिया हो गया, और इसके अलावा पोलिसारियो फ्रंट है। पोलिसारियो फ्रंट आपका अल्जीरिया द्वारा बैक्ड है, तो यहाँ पोलिसारियो याद रखिएगा, अल्जीरिया बैक्ड एक फ्रंट है, पोलिसारियो बोलते हैं इसको। SADR को पोलिसारियो ही रूल करता है। तो पोलिसारियो, मॉरिटानिया और मोरक्को, ये तीन कंट्रीज जो हैं, ये तीन जो एंटिटीज हैं, ये अपना आधिपत्य जमाने के लिए लग गए कि भई वेस्टर्न सहारा में हम अपना आधिपत्य जमा लेंगे। अब हुआ क्या, मॉरिटानिया तो वही पीछे हट गया। आपने अगर वो देखी हो, एक मूवी थी अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना में तीन लोग आते हैं ना पहले शादी करने के लिए, तीन लोग आते हैं, उसमें एक आनंद अकेला, एक पोएट भी रहता है। वो बोलता है कि भाई मैं तो पहले ही हट जाता हूँ रेस में। जब उसको बोलते हैं कि भाई तुम तो रेस में थे ही नहीं, तो वही मॉरिटानिया ने किया। मॉरिटानिया ने बोला कि भाई मैं इस रेस से हट जाता हूँ। तो मोरक्को और पोलिसारियो बोलता है भाई तू तो कभी रेस में था ही नहीं। तो मॉरिटानिया ने बोला ठीक है जो भी है, लेकिन अब मैं इस वेस्टर्न सहारा को लेने के लिए नहीं आगे आऊँगा। तो मोरक्को ने बोला चलो ठीक है साइड हटो, और मोरक्को ने जा करके अपनी और ज़्यादा वहाँ पर ट्रूप्स और ये सब बिछा दी, है ना। पोलिसारियो भी लेकिन थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे लगा रहा, ठीक है। तो आज वही एंटिटी, अब इसी को जो जिसमें वेस्टर्न सहारा वाले रीजन में जिसमें आपका मोरक्को है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है यूएसए ने, क्योंकि यूएसए से इजराइल को यूएसए बैक करता है, और इजराइल के साथ मोरक्को ने डील की, तो यूएसए ने बोला कि भाई तुमको भी कुछ बदले में मिलेगा, उसको ये दे दिया। अब एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसने कि डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ कर ली हैं, वो है भूटान। भूटान ने भी डिप्लोमेटिक टाइज कर ली हैं इजराइल के साथ। और भूटान एक ऐसा देश है जो जितने भी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक टाइज है वो इंडिया में आकर के करता है, क्योंकि उनके यहाँ इतनी अच्छी जगह नहीं है जहां पर वो डिप्लोमेटिक टाइज के लिए कर सके फॉर्मल एग्रीमेंट। तो अब जैसे उन्होंने इजराइल के साथ की है डिप्लोमेटिक टाइज, लेकिन वो दिल्ली में की है उन्होंने, है ना। तो ये एक अच्छी कंट्री है भूटान। थोड़ा गरीब तो है लेकिन ठीक है तो हमारे ही पड़ोसी, तो इसको भी याद रख सकते हैं आप। हंगर कंटिन्यूड इवन आफ्टर द लॉकडाउन। नाउ रिपोर्ट का ये कहना है हंगर जो है वो लॉकडाउन के बाद काफी ज्यादा बना रहा है। ये रिपोर्ट निकाली है राइट टू फूड कैंपेन द्वारा। राइट टू फूड कैंपेन ने ये रिपोर्ट निकाली है, और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को क्यों आपने विड्रॉ कर लिया, है ना। गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि दे विल विड्रॉ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो उन्होंने कहा कि आप मत विड्रॉ करिए क्योंकि बहुत लोग भूखे हैं। पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स एंड बिकॉज ऑफ जॉब दे आर स्किपिंग मील्स। पीपल आर स्किपिंग मील्स, तो आप ये मत करो, इसको आप वापस मत लो। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। इंडिजिनस आर्टिलरी गन ट्रायल टू एंड इन 2021। अब जो गन ट्रायल था ATAGS का, यानी कि एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, याद रखिएगा ATAGS अगर आपसे कोई पूछता है क्या है, एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम किसने डेवलप किया है, DRDO ने डेवलप किया है। याद रखिएगा DRDO हैज डेवलप्ड दिस। इट्स 155 mm 52 कैलिबर आर्टिलरी गन जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO इन पार्टनरशिप विद भारत फोर्ज ऑफ द कल्याणी ग्रुप एंड टाटा पावर SED। तो याद रखिएगा प्राइवेट पब्लिक कॉर्पोरेशन से बनी है ATAGS, यानी कि एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। 155 mm 52 कैलिबर आर्टिलरी गन है, डेवलप्ड बाय DRDO प्लस भारत फोर्ज ऑफ कल्याणी ग्रुप एंड टाटा पावर SED। तो इसको भी आप याद रखिएगा। NFHS फाइंड्स जंप इन वैक्सीनेशन। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th एडिशन, उसका पार्शियल डेटा रिलीज किया गया है। पार्शियल डेटा रिलीज किया गया, उसमें बोला गया कि भाई वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में 89.3% वैक्सीनेटेड हुए, मतलब कि 19.8% का शिफ्ट हुआ, बढ़ा। वेस्ट बंगाल में 87%, 3% का शिफ्ट। कर्नाटका में 84%, 21% का शिफ्ट। गोवा में थोड़ा कम हुआ 81.9%। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो शिफ्ट पॉजिटिव की तरफ है, बढ़ने की तरफ है ना। अगर आपने देखो ये दीज आर द स्टेट जहां पे चेंज हुआ है और ये बढ़ने की तरफ है। इसके अलावा एक और चीज है कि जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है वो और कम हो गया है। नाउ इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो थोड़ा और कम हुआ है। दिस इज व्हाट द पार्शियल डेटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th एडिशन शोज, है ना। 5वां एडिशन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, और ये बता रहा है ये सारी चीजें, ठीक है ना।
अब इसके अलावा देखो लिखा है यहाँ पे, A quick perusal of the data show that Andhra Pradesh, the percentage of fully vaccinated children, जो fully vaccinated children है आंध्र प्रदेश में, it has jumped to 73% from 65%, 65% से बढ़कर 73% हो गए। अलग अलग स्टेट्स का लिखा हुआ है डेटा, है ना। इसके अलावा मैं एक फोटोग्राफ भी आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल आपको दिखेगी। देखो देयर आर सम गेन्स, जैसे कि यहाँ पे की इंडिकेटर देखो, फीमेल पॉपुलेशन एज 6 years एंड अबव हु एवर अटेंडेड स्कूल इज 65.6%, सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रन बॉर्न इन द लास्ट 5 years फीमेल्स पर 1000 इज 934, तो 918 था। वैसे अगर आपने चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा होगा तो 918 था, लेकिन अब वो 934 हो गया है। विमेन हु आर लिटरेट 68.6%, men who are literate is 79.5%, women who have ever used internet is 21%, men who have ever used internet is 48.8%, women aged 20 to 24 years married before the age of 18 years is 29.3%, है ना। तो ये सारे डेटा जो है ये पार्शियल डेटा रिलीज हुआ है, पूरा डेटा नहीं हुआ है। पूरा होगा तो हम आपको पूरी एक इस पे बना देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको याद रखिएगा, है ना। बाकी जो ये न्यूज़ है, इंडिया ने अपने क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव नहीं किया है, उसको एक्सीड किया है। ये आप सबको पता होना चाहिए कि हमने जो अपनी एमिशन इंटेंसिटी है उसको 21% तक घटा दिया है ना, 21% 2005। इसके अलावा जो हमारा 175 गीगावाट का टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी का 2022 तक, वो हम अचीव कर लेंगे। और हमारे यहाँ इंडिया में 37% रिन्यूएबल एनर्जी से आने लगी है। मतलब हमने कहा था कि 40% तक आएगी बाय 2030, लेकिन ऑलरेडी हम 37% ला रहे हैं रिन्यूएबल। इसके अलावा हमने टारगेट को ओवरशूट कर दिया है। 2030 तक हमारा कहना है कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएगा। मतलब कि 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट हमारा आएगा, ठीक है ना। तो बोलने में क्या ही जा रहा है, बोलेंगे और, है ना। तो निकालेंगे बढ़िया 450 गीगावाट का, ठीक है। इसके अलावा आईएनडीसी आपको पता होना चाहिए, कंट्री के आईएनडीसी क्या थे। जब पेरिस क्लाइमेट डील आई तो वो 2015 में आई, फोर्स में 2016 में आई। उन्होंने कहा कि भाई हर कंट्री अपने वॉलंटरी टारगेट बताए। उन वॉलंटरी टारगेट को नाम दिया गया आईएनडीसी, इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। मतलब कि आपने इंटेंशनली डिटरमाइन किए हैं आपके नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस को, तो इनको आईएनडीसी कहा जाता है। इसमें हमने बोला कि हम अपनी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे बाय 33 to 35% बाय 2030, जिसमें कि 21% हमने ऑलरेडी डिक्लाइन कर दी है। फिर हमने कहा था रिन्यूएबल एनर्जी से 40% लाएंगे, जिसमें से 37% हम ऑलरेडी ला रहे हैं। 2030 के पहले लाना था, लेकिन हम अभी से ही 37% ला रहे हैं। फिर हमने कहा था कि हम 2.5 to 3 मिलियन टन का हम कार्बन सिंक बनाएंगे। तो हमने बहुत सारे ट्री कवर 15,000 स्क्वायर मीटर का ट्री कवर ऑलरेडी एरिया बढ़ा दिया है। तो ये सब टारगेट्स हमने अचीव कर लिए ऑलरेडी। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वर इन टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक